इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लाइट आज भी नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ लिखा हुआ दिखे। देखिए, हमने फर्स्ट टू नाइन्थ 5 ईयर प्लान डिटेल में कवर किए। हमारे लास्ट लेक्चर में प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के तहत उनका रिव्यू डिटेल में कर दिया गया कि क्या हमारे पास अचीवमेंट्स हुई और कहाँ पर हमारे फेलियर्स रहे। आज हम 10th और 11th प्लान के वाया आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। देखिए, 1950 से शुरू होकर के सन 2000 तक का आपने भारत का आर्थिक इतिहास देख लिया इस प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के लेक्चर्स के वाया। अब सन 2000 से लेकर के सन 2023 तक का मौजूदा दिन तक का आप आर्थिक इतिहास देखेंगे इस 10th एंड 11th 5 ईयर प्लान और उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान जो बीच में अबाउट किया जाएगा और नीति आयोग आएगा। सन 2000 से लेकर के अब तक जो टारगेट्स रखे गए, जो विचारधाराएं रखी, सही मायने में मौजूदा दिन तक सरकार उन्हीं को अचीव करने के प्रयास कर रही है। ये कंटेंट आपको और भी ज़्यादा प्रेजेंट डे से रेलेवेंट लगना शुरू हो जाएगा। पर वो कंटेंट उस समय में क्यों खड़ा हुआ, वो टारगेट्स क्यों रखे गए जिसके पीछे देश के पिछले 50 साल का इतिहास था, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके। तो कड़ी दर कड़ी चीज़ें जोड़ते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। 10th 5 ईयर प्लान जिसका समय 2002 से 2007 के बीच में था, उसके पहले 1990 के दशक में कैसे माहौल रहे जिसके तहत फिर 10th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, उस माहौल को हम समझ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं 10th 5 ईयर प्लान से। सन 2000 से आगे बढ़ते हुए सन 2023 तक आने की हमारी ये यात्रा है, जिसमें पहली शुरुआत इस प्लान से हुई। सो 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट्स इन 1990s। 1990s में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उनको ही ध्यान में रखते हुए 10वें 5 ईयर प्लान की रणनीति बनेगी। वो क्या है? पहला, जीडीपी ग्रोथ इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इम्प्रूव्ड। यानी कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स के बाद भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुई और वो कितनी रही? ऑलमोस्ट 6.1% एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही 1990 के दशक में, यानी कि 8वें और 9वें प्लान के दौरान। 1992 से 1997 तक 8th 5 ईयर प्लान का टाइम था और 1997 से 2002 के बीच में 9th 5 ईयर प्लान का। तो इस 10 वर्षों के दौरान लगभग भारत 6.1% जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस करता है, जबकि 1980s के समय के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% रही। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नतीजे भारत में निवेश बढ़ा, उद्योग धंधों में एक रफ्तार पकड़ी और अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट आपने एक्सपीरियंस की। इसी अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट पर बेस्ड ही आप आगे के प्लान में एक और नया टारगेट लेंगे, वो अभी समझ में आ जाएगा। बट दैट वाज द मेन contributory factor for the formation of the 10th 5 year plan, and that plan was based on this particular achievement. Okay, 6.1% average GDP growth achieved. India at that point of time, when we were talking about this GDP growth rate, it is around 2001 and 2. India was one of the 10 fastest growing economies of the world. विश्व की 10 तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक था उस समय में। नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड अचीवमेंट जो 1990 के दशक के दौरान अचीव हुई। 2002 में हम इस आंकड़े के साथ खड़े थे। वो क्या था? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन पॉवर्टी कंटिन्यू टू डिक्लाइन। देखिए, जितने हमने टारगेट्स रखे थे कि हम इतने लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल कर ले करके आएंगे, गरीबी इतनी कम करेंगे, यकीनन उतने टारगेट्स नहीं पूरे हो पाए। लेकिन ये फैक्ट रहा कि जो पॉवर्टी के अंडर पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रही। यानी कि हम लोगों को निरंतर गरीबी रेखा के बाहर निकालने में सफल हुए हैं। जितने चाहे थे उतने ना निकाल पाए, लेकिन अभियान कंटिन्यूस चला और भारतीय अर्थव्यवस्था ने इतना सशक्त बनाया देश की सरकार को, वो निरंतर लोगों को बाहर निकालने में सफल रही, गरीबी रेखा के बाहर। तो वही लिखा गया है, दैट वाज द अचीवमेंट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन पॉवर्टी कंटिन्यू टू डिक्लाइन। ठीक है, एक समय में अगर आप 1990 के समय की बातें करें तो लगभग आंकड़ा ये बताता था कि 35% के अराउंड जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। सन 2000 के आसपास आ जाएं तो आंकड़ा बताता है कि ऑलमोस्ट 29% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। मौजूदा आंकड़े की बात करें तो 21.9% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। तो लगातार हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर द पॉवर्टी लाइन और बिलो द पॉवर्टी लाइन को डिक्लाइन करने में सफल हुए हैं। अच्छी बात है ये, गुड।
तीसरा एस्पेक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ डिसेलरेटेड बिलो 2% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डिकेड्स। 4 दशकों में हम ये चाहते थे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 2% के नीचे आ जाए, और अल्टीमेटली वो 2% के नीचे आया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ एनुअली बात की है मेरे बच्चे, डिकेड के हिसाब से 2% के हिसाब से चलोगे तो 24% होगा। हमारा टारगेट था कि 2% ग्रोथ रेट से नीचे आ जाए हम किसी तरह से, और 4 दशकों में पहली बार इस 1990s के दौर में हमने इसे अचीव किया। और हर फ्रंट पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंटेन करना कितना ज़रूरी था, चाहे पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो, चाहे गरीबी रेखा के नीचे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ़ पीपल कम करने की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात हो, चाहे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो। जब तक हम जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण ना कर लेते तो जनसंख्या तो उसी आयाम में बढ़ती चली जाती, फिर सरकार के द्वारा उठाए सारे कदम लाभ ना कमा पाते, क्योंकि एंडलेस रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते किसी भी नेशन के पास एंडलेस ग्रो करती पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। रिसोर्सेज ऑलवेज लिमिटेड होते हैं, कैपेबिलिटीज़ ऑलवेज लिमिटेड होती हैं। ऐसे में पॉपुलेशन को भी लिमिट करना ज़रूरी है, और उसमें ये एक बड़ा सफल अभियान माना जाता है जब आप ग्रोथ रेट कंटेन कर ले पॉपुलेशन की। तो पहले 4 दशकों के प्रयास अब नतीजे दे रहे हैं। तो इस दशक में 1990s के दौर में पहली बार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% के नीचे आई है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लिटरेसी इंक्रीज्ड टू 65% इन 2001, यानी कि भारत की साक्षरता दर 65% पहुँच गई 2001 में, और आज आप देखिए आप 2023 में बैठे हैं और लगभग यहीं लगभग 74% आपकी लिटरेसी रेट है, क्योंकि आप ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। अभी देखिए भारत सरकार ने सेंसस कंडक्ट नहीं करा, तो 2021 में जो सेंसस होना था उसके आंकड़े आपके पास है नहीं, तो आप अभी तक किस आंकड़ों पर निर्भर हैं? 2011 के आंकड़ों पर, और 2011 के पीछे 2001 था, तो 2001 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में लिटरेसी रेट कितना है? 74%। आज दिन तक वही फिगर यूज़ हो रही है। तो उसके पहले 2001 के सेंसस के आंकड़े के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना है? 65%। दैट्स ऑल। तो लिटरेसी रेट के फ्रंट पर हमने अचीवमेंट की। Sectors such as software services and IT enabled services have emerged as a new source of strength, creating confidence about India's potential to be competitive in the world economy. भारत को आशा की किरण नज़र आई। ऐसे सेक्टर्स उभरने लगे विश्व पटल पर, और ख़ास तौर फिर भारत में भी, जैसे कि सॉफ्टवेयर और IT इनेबल्ड सर्विसेज, जिनके माध्यम से भारत को ऐसा लगा कि अब दुनिया में उसकी भी एक कॉम्पिटिटिव एज होगी, और नेचुरली वो हुआ भी। भारत जिस सेक्टर के दम पर अपनी साख मनवा सकता था, भारत ने उसे मनवा लिया। देखिए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो बाईपास हुआ। अब प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी से शुरू हुए। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क लंबे समय से इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते चले आ रहे थे, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में उनका डंका बजता था। आप कहाँ कॉम्पीट करते वहाँ उस ग्राउंड पे उनके साथ। लेकिन जब एक नई तकनीक उभरी पूरी दुनिया के सामने, ऐसे में भारत अपने लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी, तुरंत अपनी बड़ी जनसंख्या को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उभार सकता था। और IT इनेबल्ड सर्विसेज में और सॉफ्टवेयर में असल में लगता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स ही लगता है, बनाना तो सॉफ्टवेयर ही है। ऐसे में भारत ने अपनी बड़ी जनसंख्या, बड़े पैमाने पर हो रहे ग्रेजुएट्स, उनको इस्तेमाल किया और IT इनेबल्ड सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज में महारत हासिल करी, और भारत को एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब वो ग्लोबली इकोनॉमिक सेंस में कॉम्पिटिटिव एज ले सकता है इनके दम पर। ओके, 1990 के दशक की कुछ ये चीज़ें, GDP ग्रोथ रेट के फ्रंट पर, पॉपुलेशन कंट्रोल होने के फ्रंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल होने के फ्रंट पर, लिटरेसी के फ्रंट पर, नए सेक्टरों के उभरने के फ्रंट पर, और कौन से फ्रंट पर? लहजे में लेके आना है। जब भी इकोनॉमी पढ़नी है ना, इकोनॉमी की दत्त सुंदरम की एक खासियत है, वो आपको चीज़ें हर चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे लेके चलता है साथ में, बार बार ऐसे रिकॉल कराता है कि एक ब्यूरोक्रेट, एक इकोनॉमिस्ट, एक पॉलिटिशियन की तरह वो आपके ब्लड का ही हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें। आप उन्हें लहजे में लेके चलने लग पड़ते हो, और एग्जामिनर भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ओके, तो ये 4 चीज़ें हैं मेरी बच्ची। GDP ग्रोथ रेट, सेकंड पॉवर्टी कंट्रोल,
थर्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल, लिटरेसी के फ्रंट पर अचीवमेंट एंड नए सेक्टरों का उभर करके आना। यहाँ जहाँ कुछ शक्तियाँ नज़र आ रही थी, वहाँ कैसे हो सकता है कि 1990 के दशक का भारत खामियों से मुक्त हो? कई खामियाँ भी तो होंगी, कई वीकनेसेस भी तो होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ आप लेवरेज नहीं कर सकते अपनी अचीवमेंट्स के दम पर। आपको अगर 10th 5 ईयर प्लान को फुल प्रूफ बनाना है तो आपको उन सारी वीकनेसेस को भी कंटेन करके चलना पड़ेगा, उनको भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो वीकनेसेस क्या हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। वीकनेसेस ऑब्जर्व्ड इन द इकोनॉमी। क्या वीकनेसेस ऑब्जर्व की गई? पहली कमी, बहुत ही बड़ी कमी, द ग्रोथ हैज़ जनरेटेड लेस एम्प्लॉयमेंट देन वाज एक्सपेक्टेड। 1990 के दशक में 1990 के दशक में बाजार के उदारीकरण के कारण, ओपन होने के कारण ग्रोथ रेट तो बेहतरीन अचीव कर रहे हैं हम, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ हुई। और यहाँ से ये माना गया कि इस बढ़ती हुई नेशनल इनकम का फ़ायदा सभी लोगों तक नहीं पहुँच रहा। वेल्थ कंसंट्रेट हो रही है, डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, इनइक्वलिटीज़ बढ़ रही हैं। क्योंकि ये जो नई ग्रोथ रेट है, ये जिन सेक्टर्स में है और जिन इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर इसे अचीव करने के लिए ज़्यादा कैपिटल लगा है। ये कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ रेट हो सकती है। इसका मतलब ये विकास दर रोज़गार में परिवर्तित नहीं हो रही। तो फिर ऐसी विकास का क्या फ़ायदा जहाँ पर 800 मिलियन भारतीय एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जो कि उन्हें इस बढ़ती हुई विकास दर का लाभ नहीं दिला पा रहा। तो फिर अगर 300-400 मिलियन भारतीय एज अ प्रोग्रेसिंग, एज अ शाइनिंग इंडिया बन भी जाएं, तो ऐसा देश कितने समय तक तरक्की कर सकेगा? तो ये ठीक नहीं है, ऐसा माना गया। इसीलिए फिर 9th 5 ईयर प्लान में ये टैगलाइन ली गई थी, क्रिएटिंग ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, इसलिए ली गई थी। और 10वें के बाद आगे 11वां प्लान आएगा तो वो तो इंक्लूसिव ग्रोथ को ही एज अ टारगेट लेकर चलेगा। ओके, तो 1990 के दशक की ये एक खासियत रही कि जब हम 10वें प्लान के वाया आगे बढ़े, हम जिस पॉइंट पर खड़े थे वो पॉइंट था अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ बट जॉबलेस ग्रोथ। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। सेकेंड, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ स्टैग्नेटेड एट 70 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चों का मृत्यु दर था वो अभी भी पर 1000 पर 70 पर खड़ा था। तो जब सही मायने में ग्रोथ रेट बढ़ती है, एक देश के इनकम बढ़ी, एक देश में वेल्थ बढ़ी, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना। और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उन इंडिकेटर से ही पता चलता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। तो अगर लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, अगर महिलाएं इंस्टीट्यूशनल मैनर में डिलीवरीज कर रही हैं, अगर महिलाओं का पोषण अच्छा है, वो माल न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना होने का कारण क्या है? अगर सैनिटेशन का प्रबंध प्रॉपर है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ सही है, इसका मतलब एक देश में वेल्थ बढ़ी तो उस देश में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शंस बड़े होंगे। तो ऐसे में उस देश की सरकार ने फिर इस तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा जिससे सभी लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ होगा। और उसे आंकने के लिए डाटा काफ़ी है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो गिरावट और आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्टेगनेटेड था। यही आंकड़ा वहाँ पर दिया गया है। तीसरा आंकड़ा बताता है कि 60% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स एंड 20% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव पावर कनेक्शंस। कैन यू इमेजिन? मतलब अगर मैं आज की बात करूं तो 2011 का सेंसस बताता है कि कितने % पॉपुलेशन रूरल है? 68% पॉपुलेशन रूरल है, 2011 का सेंसस बताता है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 68% पॉपुलेशन रूरल है मेरे बच्चे। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से एनी हाउ 675% के अराउंड पॉपुलेशन रूरल थी। तो एक तो देश की मेजर जनसंख्या ही ग्रामीण है, और ग्रामीण घर 60% ऐसे हैं जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है। 60% रूरल हाउस होल्ड्स के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, तो मेजॉरली कंट्री के पास बिजली कनेक्शन नहीं है। वो समय किन चीज़ों के लिए फेमस था? आप सबका अगर जन्म उससे कुछ साल पहले हुआ हो तो सारा दिन क्या करते रहते थे बैठ करके? बत्ती नहीं है, लाइट नहीं है,
बिजली के कट कितने ज़बरदस्त थे। वो तो उनके घर जिनके पास बिजली कनेक्शन थे, जिनके थे ही नहीं। कई गाँव में यूपी बिहार में लाइट ही नहीं थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड लाइट ही नहीं मिलती थी। तो 60% ग्रामीण घर ऐसे थे कि बिजली कनेक्शन नहीं था, 20% अर्बन हाउस होल्ड ऐसे थे कि बिजली कनेक्शन नहीं था। इसका मतलब कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, जिसमें कि पावर एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार भारी चूक गई। ओके। और उसमें भी जो धन संपन्न लोग हैं उनके पास तो पावर कनेक्शन पहुंचा, लेकिन जो ठीक ठाक लोग हैं आर्थिक रूप में, उनके पास भी पावर नहीं था। पावर का शिक्षा में योगदान कितना है, पावर का उद्योग धंधे में कितना योगदान है, घरेलू उद्योग धंधे में। अगर आप सिलाई मशीन भी चलाती हैं घर पे और कपड़े सीती हैं तो कितनी ज़रूरी है बिजली आनी, सोचने वाली बात है। तो मोटर से मशीन चलती है तो मोटर में बिजली आएगी तो मशीन चलेगी। तो घरेलू उद्योग धंधों में पावर बहुत इंपॉर्टेंट थी। शिक्षा के क्षेत्र में पावर इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव होने का एक रिजल्ट है कि पावर कंजम्पशन बढ़ी है लोगों की, और पावर कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ये एक इंडिकेटर है। ओनली 60% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स हैव टैप्स इन देयर हाउसेस, 60% अर्बन, ग्रामीण की तो बात ही नहीं करी। शहरों में ही 60% हाउस होल्ड के घर में टैप थी, तो बाकी 40% के तो थी ही नहीं। शहरों में कई गलियां थी, आपने देखी होंगी, लाइन लगा के एक जनरल हैंडपम्प से पानी लेते थे, या एक जगह पे टूटी आती थी, ड्रम भर भर करके लेकर के जाते थे। और फिर इससे भी कई कम घरों में इनबिल्ट लैट्रीन्स हुआ करती थी। तो शौचालय के प्रबंध तो खस्ता हाल थे। वो तो अभी तक 2023 तक ये चल रहा है, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया के संकल्प चल रहे हैं, खुले में शौच ना करें, अभी तक चल रहा है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, अभी फिल्म बन रही है कि नहीं। तो ये एक इंडिकेटर था। लैंड एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन द रूरल एरियाज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर आर सीरियसली थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फलस्वरूप बहुत तेज़ी से ग्रामीण इलाकों में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो पानी का जल स्तर नीचे गिर रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, reckless input to the farming areas of what? The fertilizers, the chemical fertilizers, the pesticides, insecticides, herbicides। तो दवाओं की इतनी भयंकर डोजेज़, बड़े पैमाने पर फर्टिलाइज़र्स की डोजेज़, वो भी अनसाइंटिफिक मैनर में, और खेती के बाद बची हुई खुंटी को, नाड़ को जला देना, वेटलैंड एनक्रोच कर लेना, जितने भी वेटलैंड हैं उन्हें एनक्रोच करना और उन्हें रिक्लेम करके खेतों में बदलना, नेचुरल वेटलैंड्स का खात्मा हो जाना, जंगलों का कटना, सॉइल इरोजन की परिस्थितियाँ। तो जंगलों का कटाव, मिट्टी का बरसात के पानी से कट के बह जाना, आग लगाना खेतों से, जिसकी वजह से पर्यावरण तो नुकसान हो ही रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता बर्बाद हो रही है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, वो भी केमिकल, और बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने से मिट्टी की गुणवत्ता तो बर्बाद हो ही रही है, फूड चेन में भी वो एंटर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से लैंड और फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे थे जिसके कारण जंगल रेकलेसली कट रहे थे। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता ही नहीं था। आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका असेसमेंट कोई ढंग से होता ही नहीं था। और जैसे तैसे सड़कें बन रही हैं, जंगल कट रहे हैं, डैम बन रहे हैं, रिजर्वायर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स बन रही हैं, बस धमाधम। ये तो अब जा करके जब लगातार बहुत भारी संख्या में लैंडस्लाइड्स होने लगे हैं, जब ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस होने लगे हैं, जब भयंकर फ्लड्स आने लगे पहाड़ों पर, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़मीन की बर्बाद हो गई, जब कई कितने हज़ार लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि कट करके, इरोड हो करके समुद्रों में, नदियों में बह रही है, तो अब जा कर के कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटना की शुरुआत हुई। सन 2009-10 के बाद बहुत सख्ती से नियम कानून लागू करने के प्रयास हो रहे हैं, अदरवाइज़ तो बस चल रहा था सब। सो लैंड एंड फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होना ग्रामीण इलाकों में, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना, ऐसी कुछ समस्याएं थी जो सही मायने में जो भी भोजन हम पैदा कर रहे थे उसकी सस्टेनेबिलिटी को चुनौती दे रहे थे कि भारत कितने लंबे समय तक इतनी तादाद में भोजन पैदा कर पाएगा। अभी तो कर ले रहे हैं, अच्छी बात है। अभी आप ध्यान से देखिए तो मेन कंट्रीब्यूटर नेशनल पूल में कौन है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। द मेन कंट्रीब्यूटर इन द नेशनल पूल ऑफ फूड ग्रेन्स, दैट इज़ जहाँ से PDS
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जन्म होता है, कौन है कंट्रीब्यूटर? वीट और पैडी के कंट्रीब्यूशन में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। और पंजाब हरियाणा की पैदावार का आधार क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल। सारा पानी ग्राउंड वाटर से निकाला जा रहा है, तो अभी तो ठीक है, फूड सिक्योरिटी है। पर अब ग्राउंड वाटर की हालत क्या है पंजाब में, हरियाणा में? बस थोड़े समय में जब सूख जाएगा तो फिर वो पैदावार कैसे मेंटेन होगी? और फिर फूड सिक्योरिटी रहेगी इंडिया में? फिर फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन नहीं आएगी। तो ऐसे में जो आप आज की डेट में जो फूड प्रोडक्शन आपने अचीव कर लिया है, देखना ज़रूरी है ना कि वो सस्टेनेबल तरीक़ों से किया है कि कैसे, अनसस्टेनेबल मीन्स तो नहीं अपना लिए। तो फूड प्रोडक्शन की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है। उसमें बड़ी चुनौती बने हुए थे ग्राउंड वाटर टेबल का तेज़ी से घट जाना, ज़मीनों का, जंगलों का, पर्यावरणों का तेज़ी से नुकसान होना, बिगड़ना। तो ये एक चुनौती सी 1990 के दशक में देश के सामने में उभरी। शहरों में पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा था, पोल्यूशन इन द सिटीज़ वाज ऑन द इंक्रीज़। ओके, तभी कारण है कि 1998 का समय था कि आप दिल्ली में सीएनजी बसेस लेके आए। क्यों लेकर के आए? डीजल बसेस को क्यों फेज़ आउट कर दिया? वो इसीलिए कि भाई बड़े पैमाने पर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था देश में अंदर, तो शहरों में पर्यावरण दूषित होता चले जाना। तो ये कुछ 1990 के दशक से हमने कमाया था, जो हमारी आंखों के सामने खड़ा था 2002 में, जब हमें 10वां प्लान बनाना था। और ये थी कुछ अचीवमेंट्स जो हमारे पास थी, जिसके आधार पर वो प्लान बनाना था। तो ये हमारी स्ट्रेंथ एरिया, ये हमारे वीकनेस एरियाज़, इन सबको ध्यान में लेकर के अब हमें आगे बढ़ना था। तो अब सवाल में आती है द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या हो देश की 5 ईयर प्लानिंग के तहत। तो चलिए देखिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तहत जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट वाज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की भूमिका क्या होगी 1950 से लेकर के सन 2000 तक, और ख़ास तौर पर 1950 से लेकर के सन 1991 तक। तो ये बात तय थी कि कोई भी 5 ईयर प्लान था उसमें स्टेट ही लीड करता रहा, यानी कि स्टेट का प्रेजेंस ऑल परवेसिव था, हर सेक्टर में, हर मैनर में, चाहे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर के रूप में हो, चाहे खुद प्रोड्यूसर के रूप में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हो। फाइनेंस अवेल कराना है स्टेट करेगा, सरकारी बैंक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टेट विल डू दैट, सरकारी कॉरपोरेशनें करेंगी। प्रोडक्शन करना है स्टेट विल डू दैट, सरकारी कंपनियां, कॉरपोरेशनें करेंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्शन, हर चीज़ में स्टेट वाज देयर। बट एलपीजी मॉडल इसीलिए ही लाया गया कि सही मायने में अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अब जो ग्रोथ है, वो स्टेट लेड ग्रोथ ना हो, प्राइवेट सेक्टर अपनी पोजीशन ले और वो लीड करे इकोनॉमी को। 1990 के दशक में ये प्रमाणित होने लगा कि स्टेट जो टोटल आउटले है उसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन भारी पैमाने पर घटने के बावजूद भी अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव हुई, मतलब कि प्राइवेट प्लेयर अपनी पोजीशन लेने लगा था। तो ऐसी बदलती परिस्थिति में अब ये तो सवाल नहीं है कि स्टेट की प्रेजेंस ऑल परवेसिव होगी, स्टेट हर सेक्टर में, हर जगह पर वही रूल निभा रहा होगा जो पिछले 5 दशकों से निभा रहा है, 5 डिकेड्स नहीं। स्टेट की अब भूमिका बदलेगी, क्योंकि अब कोई और आ चुका है जिसे लीडिंग प्लेयर का रोल निभाना है। तो ये प्रमाणित था ग्रोथ रेट को देखते हुए कि आगे के वर्षों में प्राइवेट सेक्टर ही है जो जीडीपी ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इस बदलते परिदृश्य में, यानी कि इस बदलते हुए हालात में, फिर राज्य की भूमिका क्या हो, स्टेट क्या भूमिका निभाए, इस पर विचार था। अभी कर लेंगे वो बात, पहले आगे बढ़ते हैं। सो द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज इन द क्वेश्चन, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यही था कि हमने इस पर विचार करना था। कहानी आगे बढ़ी, क्या है? इंडिया हैज़ नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर। भारत के पास अब एक बहुत ही मजबूत और बहुत सारी संभावनाओं, विविधताओं से भरा हुआ एक प्राइवेट सेक्टर था, निजी क्षेत्र विकसित हो चुका था। सो द पब्लिक सेक्टर इज मच लेस डोमिनेंट इन मैनी क्रिटिकल एयर सेक्टर्स एंड रिलेटिव पोजीशन इज लाइकली टू डिक्लाइन फर्दर। बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स में 1991 के एलपीजी मॉडल के बाद पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रहा था, और यही निश्चित था कि भविष्य में आगे पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनमें और घटेगा। तो डेफिनेटली द प्राइवेट सेक्टर विल टेक द लीड पोजीशन। So ultimately, industrial growth will depend on the performance of the private sector, and the policies must provide an environment that is conducive to such growth. आ गए अब हम उन बातों में जो आज हो रही हैं। पहले 5 दशकों के दौरान हम ये नहीं कह रहे थे कि आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना है,
आपको ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना है कि प्राइवेट सेक्टर नर्चर हो। पहले 5 दशकों में तो यही हो रहा था कि आप आइए और लीडिंग पोजीशन लीजिए, आप प्रोड्यूस करिए, आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। बट अब ये तय हो चुका था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर ही लीडिंग प्लेयर निभाएगा। तो फिर यहाँ पर राज्य के लिए बदलती हुई भूमिका क्या है, पब्लिक सेक्टर के लिए क्या बदलती हुई भूमिका है? यही बदलती हुई भूमिका है कि अब आप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाइए कि प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कर सके। ओके, आज दिन तक वही चल रहा है, हम वही कर रहे हैं। तो फिर क्या करना होता है राज्य को? टू रिमूव द बॉटलनेक्स। प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के रास्ते में जितने भी अवरुद्ध आ रहे हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, रिमूव देम। इन्हें ही बॉटलनेक्स कह के पुकारते हैं। वही भूमिका स्टेट निभाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि, शुरुआत से पढ़ देता हूँ यहाँ से, कि जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रहेगी, जो विकास की रणनीति रहेगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा। तो उसमें ये बताया गया कि अब रोल ऑफ द गवर्नमेंट ये होगा कि इंडिया हैज़ नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर, और द पब्लिक सेक्टर इज मच लेस डोमिनेंट इन मैनी क्रिटिकल सेक्टर्स एंड relative position is likely to decline further. So, industrial growth will depend on the performance of the private sector, and the policies must provide an environment that is conducive to such growth. Okay? इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंडेंट है प्राइवेट सेक्टर, और पॉलिसीज अब ऐसी आनी चाहिए जो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जो कंड्यूसिव हो इस ग्रोथ को लेकर के। फिर गवर्नमेंट रोल क्या हो गया? गवर्नमेंट दूसरी तरफ आ जाए। अब देश में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, देश में जीडीपी बन रहा है, देश में रिसोर्सेज अपनी मॉनेटरी वैल्यू गेन कर रहे हैं, देश में बेहतर रिसोर्स क्रिएशन हो रहा है। तो अब सरकार को क्या करना है? उस उभरते हुए लाभ को, उस बनती हुई वेल्थ को लेना है और बांटना है लोगों में। वो कैसे बांट सकते हैं? देश में नई तकनीक का विकास होगा, देश में नए उद्योग धंधे आएंगे, देश भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रहा है। कैसे हो सकता है जब तक सरकार ही देश को भविष्य के लिए तैयार ना करे? जब तक एक सही फॉरकास्ट ही नहीं होगा फ्यूचर मार्केट को लेकर के, तब तक आप कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में, अपनी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन में वो चेंजेस इंड्यूस करेंगे जिन चेंजेस को ग्लोबली एक्सपेक्ट किया जाएगा आने वाले 15-20 साल में? अगर आज से ही आप वो बदलाव लेकर के आएंगे तो ही 15-20 साल वाले वो उद्योग धंधे आपके देश में लगेंगे, तो ही आपके आज के बच्चे कल के युवा के रूप में उन एजुकेशन, उन स्किल्स, उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करके उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाएंगे, और तो ही आपका मुल्क ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहेगा। तो ऐसे में सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जहाँ विश्व स्तर पर अब ये तय हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर ही लीडिंग पोजीशन लेगा, चाहे वो सोशलिस्ट सोसाइटी थी, चाहे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी हैं, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर द्वारा ही लेड थी, वहाँ पर अब ये सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी भारी रोल निभाएगी अर्थव्यवस्था के विकास में। ऐसे में देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो कि लेबर फोर्स के रूप में उभर करके आएंगे, उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, देश में एक अच्छी कंज्यूमर मार्केट बने। इसके लिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, लोगों की जेब में पैसा बचे ताकि वो बीमारियों में ही ना खर्च होता रहे, इसलिए उन्हें स्वच्छ पर्यावरण मिले, सैनिटेशन का बेहतरीन ख्याल रखा जा सके, ताकि लोगों की डिग्निफाइड लिविंग इम्प्रूव हो सके, ताकि हम स्लम्स को बेहतर कर सकें। ये ज़रूरी था कि हम देश के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, क्योंकि ये वो सेक्टर था जिसमें प्राइवेट प्लेयर इंटरवीन नहीं करेगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, और इसमें मुनाफे उतने ज़्यादा नहीं होते। इसलिए ये ज़रूरी था कि किसी भी देश में इंडस्ट्री को फ्लरिश होने के लिए जो अप टू डेटेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें जो भी कोई गैप है सरकार उसे फिल करे। तो एक तरफ सरकार को अपने देश को सामर्थ्यवान, सशक्त बनाना था, भविष्य के लिए युवाओं को, पीढ़ियों को तैयार करना था, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करना था कि वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कमाएं, अपना जीवन स्तर बेहतर करें और सम्मानजनक जीवन बिता सकें। वहीं दूसरी तरफ भविष्य में उद्योग जगत की क्या मांगें हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी ढांचागत ज़रूरतें थीं, उनके गैप को फिल किया जाए। इसलिए भारत सरकार के लिए नई भूमिका तय की गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा सोशल सेक्टर में करिए और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक सेक्टर में करिए। भारत सरकार को ये दोनों भूमिकाएं निभानी थी।